नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये पिछले वर्ष का ग्रेड डी का डिक्टेशन है। आज मैं इसे बोलूँगा और आप लोग लिखिए और जानिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। गलतियों को चेक करिए। तो डिक्टेशन बोलने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो डिक्टेशन शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के दूरदर्शी नेताओं ने काफ़ी सोच समझकर संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा था। इस संबंध में गत कुछ वर्षों से इस प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं कि 150-200 रुपये कमाने वाला आदमी जो अपने और अपने परिवार के सदस्यों को आधा पेट खिलाकर कुछ जो बचा लेता है और उसे अपने बच्चों के लिए डाकघर में जमा करता है, उसका वह अधिकार भी सरकार छीनना चाहती है। गरीब लोगों के इस मूल अधिकार पर सरकार की नज़र टेढ़ी क्यों है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस अधिकार का फ़ायदा किसने उठाया? क्या उस आदमी ने जिसकी प्रतिदिन की आमदनी ही 150-200 रुपये है, या फिर वे जिसकी प्रतिदिन 150-200 रुपये बचत है? मैं इन गरीबों का प्रतिनिधि होने के नाते यह जानने का अधिकार रखता हूँ कि इन गरीब लोगों को संविधान सम्मत संपत्ति के अधिकार का कुछ फ़ायदा मिला है। मुझे लगता है कि संपत्ति के अधिकार का लाभ उन लोगों को मिला है जो गिनती में तो 100-150 परिवार ही हैं, परंतु देश की 2/3 दौलत पर उन्हीं परिवारों का कब्जा है। अगर उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 2/3 दौलत पर कब्जा कर रखा है, तो हमें निश्चित रूप से संविधान के इस मूल अधिकार पर जन विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकालना होगा। मुझे लगता है कि इसकी जगह रोजगार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करना चाहिए, ताकि सरकार की यह जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोजगार मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देने की व्यवस्था करें जिन्हें आप रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से एक और बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आज स्थिति यह है कि एक आदमी वकालत भी कर रहा है, वही आदमी व्यापार भी कर रहा है और वही आदमी संसद का सदस्य भी है। इतना ही नहीं,
वह केंद्र सरकार में मंत्री भी है। ऐसे लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो पाएंगे कि संपत्ति के अधिकार का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। हम इन गरीब लोगों का भला कब करेंगे? आखिर ये गरीब लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर हम उन्हें विकास की दौड़ में पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक काम करना पड़ेगा, और वह है देश में इस प्रकार के कानून बनाने की जिसमें प्रत्येक आदमी को कम से कम एक रोजगार मिल सके। जीवन जीने के लिए भी उन्हें वह न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना ही होगा। इन गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, शिक्षा और सुविधा के संसाधन मिल जाएं। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो समझेंगे कि हम देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस आदमी के पास पैसा है उसी के पास साधन हैं। उसको छूट है कि वह जितना चाहे पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास केवल श्रम शक्ति है, उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है। वे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को लागू भी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से सोचना होगा कि हम सरकार पर किस प्रकार दबाव बनाएं ताकि वह अपने कर्तव्यों से बचकर निकल ना सके। यदि पूरे सदन का जोर होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में सोचेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है उसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा है कि निजी क्षेत्र के आदमियों को सरकार की तरफ से राहत पैकेज दिए जाते हैं। इन धन कुबेरों को राहत पैकेज देने की क्या आवश्यकता है, यह मेरी समझ से परे है। निजी क्षेत्र के लोग देश में रोजगार पैदा करने में असफल रहे हैं। जब उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो वे धन की कमी का रोने लगते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निजी क्षेत्र में जितनी उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। स्टॉप।